जी दोस्तों, डॉक्टर यूसुफ बोल रहा हूँ। आ, शायद बात। आज एक ज़िंदगी का एक गमनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, ऐसा है कि अभी हमारी शादी हुई 2007 12 मई को हमारा निकाह हुआ, शादी हुई, वाइफ को घर लाए। बस घर लाए तब से झगड़े की भी शुरुआत हुई। हम दोनों के बीच में नहीं, हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही मज़बूत था, लेकिन आप समझ ही गए होगे कि झगड़े कौन से, सास बहू के झगड़े, यही सब। क्योंकि जनरेशन गैप, और मेरी वाइफ विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको कुछ भी नहीं आता था, खाना पीना, खाना बनाना, चाय बनानी भी नहीं आती थी। तो एंगेजमेंट लाइफ ने तो हमारी मम्मी ने सब एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं, शादी करके घर आ जाएगी, धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन जब शादी करके घर आई तो उसको कुछ आता नहीं था, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो नहीं उतरी। तो मगजमारी चालू हुई, कोल्ड वॉर्स चालू हुए। कोल्ड वॉर्स के कारण डिप्रेशन बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया, कभी कभी हॉट वॉर भी हो जाते थे। उस अब फिर हमारा रिश्ता तो धीरे धीरे अपने परवान चढ़ रहा था। एक महीने के बाद शी हैड गॉट प्रेगनेंसी। जब प्रेग्नेंट हुई तो कुछ ज़्यादा ही तनाव बढ़ते गए। एक्स्ट्रा केयर, ओवर केयर लेने के लिए तनाव बढ़ते गए। ओवर बंधन, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इस हिसाब से, और फिर एक हादसा हुआ जब तकरीबन उसका थर्ड या फोर्थ मंथ चल रहा था। उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। रमज़ान का महीना था, 7वां चांद था। हमें जाना पड़ा सबको। हम वहाँ गए, मोरबी, गुजरात। तो वहाँ गए, फिर उनको वहाँ रुकना हुआ उनकी मम्मी के पास। हम तो तीसरे दिन चले आए, मैं, मम्मी और पापा। उनको वहाँ रुकना पड़ा। फिर वो ईद के बाद वापस आए इधर। आने के दूसरे ही दिन वापस झगड़े चालू हुए, कुछ छोटी बात को लेकर। फिर वो झगड़े बढ़ते गए। हमारे घर में ऐसे ही होता है, बात शुरू छोटी बात से होती है, लेकिन वो दिनों तक रहती है। अब उस टाइम पर गुजरात का जो, यानी इंडिया का जो फेस्टिवल चल रहा था, नवरात्रि, और नवरात्रि ख़त्म होने के बाद दिवाली का टाइम था। अब हम दोनों बिल्कुल परेशान थे, क्योंकि मेरी खुद की कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी नहीं थी। घर में मेरी कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि इनकम नहीं थी मेरे पास। मेरा क्लिनिक था, लेकिन मेरी इनकम मुश्किल से 2 या 3 हज़ार की इनकम होगी। तो पापा के ऊपर हमको टोटली डिपेंड हम लोग रहते थे। हम लोग अपनी मर्ज़ी का कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे घर पे। हम दोनों परेशान रहते थे। इनकी एक बाजू इनकी प्रेगनेंसी, मुझे मेरा फाइनेंशियल टेंशन, मेरा करियर टेंशन। अब झगड़े से परेशान होकर हम लोगों ने सोचा कि कहीं बाहर जाए। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी टोटली ब्लाइंड है, उसकी वाइफ भी टोटली ब्लाइंड है। उन लोगों के साथ हमारे बहुत क्लोज़, आज भी हमारा बहुत क्लोज़ रिलेशन है। उनको मैंने बात करी, मैंने बोला आपके घर हमें आना है। उन्होंने बोला अहलन वसहलन, वेलकम। तो हम लोग उनके घर पहुँचे। तो वहाँ हम लोग थोड़ा सुकून से 1-2 दिन तो निकाले, एकदम खिल के रहे हम लोग। और अचानक उनको वहाँ पर, मेरी वाइफ को बुखार चढ़ा पहले। तो बुखार चढ़ा तो मैंने घर पे नहीं बताया।
मेरा भले मेरा इनकम नहीं था, लेकिन मेरा मेरा जो पहचान थी गांव में एक डॉक्टर के हिसाब से, वो एक रिस्पेक्टेड थी। डॉक्टर्स के साथ भी मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और आज भी है। मेरे फ़ोन पर मेरे काम होते थे उस टाइम पर भी और आज भी। तो अब मैंने डायरेक्टली उनका जो डॉक्टर था, जो उनको फॉलोअप के लिए हम लोग ले जाते थे हर मंथ, प्रेगनेंसी में तो हर मंथ ले जाना पड़ता है ना फॉलोअप के लिए गायनेक के पास। तो हमारे जो डॉक्टर थे गायनेक, गायनेक प्लस एमएस सर्जन, मिस्टर राजू। तो मैंने डॉक्टर राजू को वहीं से फ़ोन लगाया। मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, हम लोग बाहर हैं और इनको बुखार है, तो आप कुछ भी सजेस्ट करिए। उन्होंने मुझे मेडिसिन सजेस्ट करी। हम लोग वहाँ मेडिसिन ले आए और दूसरे दिन हम लोग हमारे घर के लिए रवाना हुए। दोनों बस में निकले हम लोग, लेकिन इनका बुखार कम नहीं हो रहा था। घर पे आए तो वापस घर पे हमारी हमको डांट लगाई गई, हमारी खूब वो हुई, हमें खूब डांटा गया कि आप लोग प्रेगनेंसी की हालत में बाहर क्यों गए, क्यों ले गए। मुझे भी इतना ही डांटा, उसको भी इतना ही डांटा, हालांकि उसको बुखार था फिर भी। फिर शाम को इसको हॉस्पिटल ले गया गया, वही डॉक्टर राजू के हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा कि इसके एडमिट करना पड़ेगा। इसको एडमिट किया गया। रात को हमारी मम्मी वहाँ पर रुकी उसके लिए। अब ये पूरा तमाम जो किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें रोल टोटली मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, मेरी सिस्टर भी, फिर उसका रोल भी आएगा। आप लोगों को मैं पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन कहीं पर भी उसकी मदर और उसका भाई नहीं था। उसका भाई भी आया था, उसका भी एक रोल है छोटा सा, लेकिन कहीं पर भी उसकी मदर का रोल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मुस्लिम रिलीजन में आप लोगों को पता है कि जब हस्बैंड गुजर जाता है, यानी उसके वालिद साहब जब गुजर गए, तो इसकी मम्मी को 4 साढ़े 4 महीने इद्दत में रहना पड़ता है, तो वो बाहर नहीं निकल सकती है। यहाँ पर ग्रुप में शायद टोटली मुस्लिम है, इसलिए आप लोगों को ये सब पता ही होगा। तो उसकी मदर पूरे किस्से में नहीं आई। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरी मम्मी वहाँ पर रुकी। दूसरे भी दिन ऐसा ही रहा, बुखार धीरे धीरे उतरा भी। 2 दिन उसको वहाँ पर रखी, फिर डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। इसे घर लाया गया। घर पे आके दोपहर को हम लोग घर आए, दिवाली के अगले दिन। अब मुझे तारीख तो याद नहीं है। घर लाया गया दोपहर को, शाम को ये वापस बीमार हुई। इसे खांसी चालू हुई और खांसी के कारण इसको पसलियों में एक टाइप का पेन चालू हुआ। वो पेन इसे अंदर से तोड़ गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग इसे कोई पेन किलर नहीं दे सकते थे बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। इसको पेन बर्दाश्त करना था। पूरा पसलियों में उसको पेन था, रिब्स में। पूरी रात ऐसे निकाली। पूरी रात इसने बहुत तूफ़ान भी किया, क्योंकि इसको पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसको खांसी चढ़ती थी। बुखार नहीं था, ये सांस नहीं ले पाती थी। मैं अकेला पूरी रात इसके साथ इसे बर्दाश्त किया। फिर मम्मी को उठाया मैंने, मम्मी भी आई। हम लोगों ने, ऐसा ही मैं कहूँगा कि पूरी रात इसको बर्दाश्त किया। ये पूरी रात ना सोई, बहुत परेशान हुई। सुबह में इसका पेन रहा वैसे के वैसे, लेकिन दिन था तो थोड़ा एक्टिव रही वो भी। अब डॉक्टर के पास जाने की वापस बारी आई। डॉक्टर ने उस टाइम पर तो कुछ कहा नहीं। पूरा दिन ऐसे निकला, वापस रात आई। रात को इसको वापस वही चालू हुआ। ये सो नहीं पाती थी, ये पेन के लिए वो सो नहीं पाती थी, बैठी रहती थी। वो बैठी रहे तो ऑब्वियसली मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं इसे प्यार करता था, आज भी करता हूँ, तो कैसे नींद आएगी। लेकिन उसने मुझे इंसिस्ट किया कि आप सो जाइए।
आपको सुबह में क्लिनिक पर भी जाना है। मैं थोड़ा थोड़ा बस सोया जागा, ऐसे ही रात वापस निकली। इसे सांस नहीं ले जाया जाता था। पेट में बच्चा था, 5th मंथ शायद बैठ चुका था, पेट भी बढ़ चुका था। अब बात आई दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन की बात। हम लोगों ने तय किया इसके डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ये मेरा केस अब नहीं है, अब इसे एमडी फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा। अब हमारे गांव में एमडी फिजिशियन उस टाइम पर नहीं था। हम लोग जहाँ रहते हैं छोटा उदयपुर, गुजरात का एक तालुका था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो पड़ोस के एक टाउन में जिसका नाम है बोडेली, तो बोडेली में डॉक्टर एमडी फिजिशियन है, वो भी मेरा फ्रेंड है। डॉक्टर उस्मान गनी खत्री नाम है उसका। तो मैंने उस्मान सर को फ़ोन किया। मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, हम लोग पहुंच रहे हैं। तो बोले ठीक है आप पहुंचो। हम लोग गए वहाँ पर। इसका एक्सरे लिया डॉक्टर ने, पूरा चेस्ट का और रिब्स का पूरा एक्सरे लिया, इसको चेक किया और इसको एडमिट कर दिया। पता चला कि इसके लंग्स में पानी भरा हुआ है। तो लंग्स में पानी भरा हुआ के होने के कारण ये सांस नहीं ले पाती थी और इसको पेन होता था। अब यहाँ पर डॉक्टर ने पहला काम ये किया कि पानी निकालने का काम। जितना हो सका डॉक्टर ने इसके लंग्स से पानी खींचकर निकाला, जितना हो सका उतना। लेकिन पानी का भराव बहुत ज़्यादा था। अब बात आई कि पानी को टेस्ट करवाना, कि भाई ये किस चीज़ का पानी है। तो टेस्ट में सामने आया कि इनको ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है। अब डॉक्टर ने इसको एडमिट तो कर दिया वहाँ पर। 2-3 दिन ये एडमिट रही, रिज़ल्ट नहीं मिला। जितना चाहे इतना रिज़ल्ट नहीं मिला। इसको पेन तो वैसा के वैसा था, पेन से परेशान थी। परेशानी के कारण मानसिक परेशानी भी थी। उसका भाई और उसकी नानी आ गए थे, लेकिन अंदर अंदर के क्लेश, झगड़े, ये सब भी थे। मानसिक शांति हम दोनों को नहीं थी। मैं भी वहाँ इसके पास रुका था, लेकिन डिसीज़न लेने का ज़्यादा मेरा हक नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब डॉक्टर को बच्चे को भी बचाना था और इसको भी बचाना था, ट्रीटमेंट भी करना था। दोनों चीज़ कैसे होगी एक साथ। फिर भी डॉक्टर ने कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर को एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बाहर जाना हुआ। तो डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया, पूरे केस को रिफ़र कर दिया बड़ौदा। बड़ौदा एक जो बहुत बड़ा सिटी है गुजरात में, वहाँ पर हमें एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर अंबर लिमिये। तो डॉक्टर अंबर के पास हम गए। उन्होंने हॉस्पिटल में तुरंत ही इसको एडमिट कर दिया। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, टेस्ट हुए, सब हुआ। दूसरे दिन इसे गायनेक के पास ले गया, क्योंकि गायनेक के पास ले जाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अंदर बच्चे की पोजीशन देखनी थी कि किस हालत में बच्चे की पोजीशन है। इसे ले जाया गया। वहाँ पर भी मुझे इतना अहमियत नहीं दी गई क्योंकि मेरी हैसियत ही नहीं थी उस टाइम पर। सब कुछ जो मम्मी पापा करते थे वही होता था। हालांकि मुझे डॉक्टर के केबिन में भी उस टाइम पर तो नहीं घुसने दिया था। हम दोनों को बाहर बैठाया गया। सब लोगों ने डिसीजन लिया, लेकिन गायनेक के पास जाते जाते इसकी तबीयत और ख़राब होती गई। ऑक्सीजन लेवल एकदम नीचे आ गया और इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा इसे फ़ौरन ले जाइए। तो ये सोनोग्राफी टेबल पर सो ही नहीं पाई। इसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहाँ पर बड़ौदा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, स्टर्लिंग हॉस्पिटल, वहाँ पर इसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। फिर अब ये सब तो मुझे पता ही था कि आईसीयू क्या होता है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, ये सब मुझे सारा कुछ पता था क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट था। अब आईसीयू के पास जब इसको अंदर ले गया गया, मुझे नीचे बैठा दिया गया। मेरी मम्मी पापा वही सब करते रहते थे, मुझे बिल्कुल नीचे बैठा दिया गया। मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर ये टाइम तकरीबन दोपहर को 3-3:30 बजे का टाइम था और फिर खाना लाए। कोई कोई रिलेटिव्स थे, कोई फ्रेंड्स थे, वो खाना लाए। खाना मुझसे नहीं खाया गया। मुझे इसी की टेंशन, क्योंकि इसकी लाइफ में ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस था
कि ये हॉस्पिटल गई थी। बाकी ज़िंदगी में कभी ये हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी। इसको पता ही नहीं था कि डॉक्टर क्या होता है, हॉस्पिटल क्या होता है, आईसीयू क्या होता है। अब वहाँ पर रूल ऐसा था कि पेशेंट के पास कोई नहीं रहना चाहिए। पूरे दिन में 1 या 2 बार 2 मिनट के लिए पेशेंट को मिलने दे सकते थे। बाकी पेशेंट को टोटली नर्सिंग केयर के थ्रू रखा जाता था। अब ये इससे कैसे बर्दाश्त होगा? मुझे यही चिंता खाई जा रही थी कि ये बर्दाश्त कैसे कर पाएगी। इसके साथ मैं नहीं हूँ, इसकी माँ नहीं है, तो ये कैसे बर्दाश्त करेगी, कैसे रहेगी अकेली। खाना मेरे गले से नहीं उतरा। फिर मुझे वहाँ ले जाया गया। मुझे, क्योंकि उसका भाई भी था, उसका भाई वहाँ पहुँच गया, फिर वो मुझे ले गया कि सुबह भाई आप चलो, वो परेशान कर रही है, वो मान नहीं रही है यहाँ पर रहने के लिए, आप समझाओ। मैं गया, मैंने उसके माथे पर हाथ रखा, मैंने बोला देख कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ, मैं यहीं पर बाहर ही बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा तेरे को, मैं आता रहूँगा, ये नर्स बहुत अच्छे हैं, ये तेरा केयर लेंगे, कुछ नहीं होगा। मैंने आंसू अपने दबाए रखे थे उसके उसके बेड के पास, लेकिन बाहर निकला, आंसू रुक नहीं पाए। मैंने डॉक्टर को डायरेक्टली सवाल किया, डॉक्टर वहीं पर मुझे मिल गए। डॉक्टर को मैंने सवाल किया कि सर कितना चांस है। डायरेक्टली मैंने सवाल कर दिया, सर कितना चांस है बचने का। डॉक्टर ने कहा बस आज रात तक चांस नहीं है, सिर्फ 25% चांस है, या तो पेशेंट नहीं बच पाएगा। मैंने बोला सर ठीक है, जो भी होगा आप करो आप। फिर बाहर भी मुझे बैठने नहीं दिया गया, हम लोग नीचे आ गए। फिर रात आई, हमको मम्मी वहाँ रुकी, बाहर बैठी रही, क्योंकि एक ही रिलेटिव को बाहर बैठने का बोला था। मम्मी और पापा, पापा नीचे बैठे थे, मम्मी ऊपर। और फिर मुझे और उसके भाई को, एक रिलेटिव थे उनके वहाँ भेज दिया गया सोने के लिए। लेकिन नींद कैसे आएगी मुझे? मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी, जो भी पढ़ाई करनी थी मैंने चालू रखी पूरी रात। मुझे यही टेंशन कि क्या होगा आज की रात। सुबह में मैं गया, पेशेंट सलामत था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए स्टर्लिंग में। रिज़ल्ट जो चाहिए था वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। 1-8 लाख रुपए हमारे निकल गए वहाँ पर, सब कुछ पापा ने अरेंज किए थे। फिर हम लोगों ने ये सोचा, बहुत सारे लोगों ने भी हमको सजेस्ट किया कि यहाँ पर आप कब तक रहोगे, रिज़ल्ट तो मिल नहीं रहा है, जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रही है। पेशेंट बोलता है मुझे सांस चढ़ता है, चलो इंजेक्शन लगा दिया। पेशेंट बोलता है मुझे ये हो रहा है, ये कर दिया। लेकिन जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रुकने का। हम लोगों ने डिस्चार्ज की बात करी, हम लोगों ने डिस्चार्ज ले लिया वहाँ से। दूसरे हॉस्पिटल में हम लोगों ने इसको शिफ्ट किया। दूसरे हॉस्पिटल में हम लोगों ने इसको शिफ्ट किया। वहाँ पर जो डॉक्टर ने डिसीज़न लिया कि अब बच्चे को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाकर इसका फाइनल ट्रीटमेंट होगा। अब 6th मंथ हो गया था इसका, अब 7th मंथ को लगने के लिए तकरीबन हफ्ता बाकी था। और आप सबको पता ही है कि जब 7 महीने हो जाते हैं तब बच्चा ज़िंदा बाहर निकल भी सकता है, ज़िंदा भी रह सकता है। तो डॉक्टर ने कहा अगर बच्चा ज़िंदा रहेगा तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, हो सकता है कि बच्चा डिसेबल हो। अब आप समझोगे ये दोनों डिसेबल है तो ये बच्चे को कैसे पाल पाएंगे। तो एक डिसीज़न लिया गया कि इसको अबॉर्ट करा दे। लेकिन खुदा की मर्ज़ी नहीं थी, खुदा की मर्ज़ी नहीं थी कि हम अबॉर्ट कराएं। खुदा ने ही अपना रास्ता निकाल दिया। उसी दिन उसकी मिस डिलीवरी हो गई। जब उसकी मिस डिलीवरी हुई, आप समझ सकते हो कि हम लोग कैसी हालत में हो गए, वो खुद कैसी हालत में होगी। एक माँ अपने बच्चे को अंदर से निकाल के, और वो भी कैसे, जब उस रात को, जब वो रात थी, यानी वो रात की सुबह में उसकी डिलीवरी होने वाली थी, अपने आप वो पूरी रात वो इतनी परेशान थी, इतना इतना घबराहट था उसके अंदर। और उस रात को मम्मी और मेरी सिस्टर भी आ गई थी उसका, और वो सब मेरे घर आ चुके थे। हम दोनों बड़ौदा थे, मैं और मेरे पापा उसके पास। अब उसको जो घबराहट हो रही थी, वो
पापा के सामने कैसे ज़ाहिर करेगी ये? पापा तो उसके ससुर हुए ना। एक औरत या तो औरत के सामने ज़ाहिर करेगी या तो उसका खुद का जो शौहर है उसके सामने ज़ाहिर करेगी ये। अब फिर भी अब मैं मेरे पापा को इशारा कर रहा हूँ आप बाहर चले जाओ, वो जाते नहीं थे। फिर कुछ भी करके उनको बाहर भेजा। उसकी घबराहट मुझे समझ में तो आ गई, यार क्या हो क्या रहा है ये। पूरी रात ऐसे निकाली और सुबह में डिलीवरी कैसे हुई कि उसको टॉयलेट जाने को हुआ। सिस्टर ने मना किया, सिस्टर को पता चल गया था कि अब डिलीवरी शायद हो भी सकती है या तो कुछ भी हो सकता है। तो और उसका भाई और वो सब, वो जो बड़ौदा में रिलेटिव थे उसके वहाँ चले गए थे। कोई आने के लिए तैयार नहीं। आधी रात को सबको फ़ोन किया, कोई आने के लिए तैयार नहीं। पापा भी मेरे परेशान, मैं खुद परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिस्टर कोई आने के लिए तैयार नहीं, वहाँ पर डॉक्टर कोई मिला नहीं रात को। सुबह में वो खुद टॉयलेट गई और टॉयलेट में उसको पता चला कि कुछ अंदर से निकल रहा है। इसने अपने हाथ में पूरे बच्चे को झेल लिया, जो पूरे बच्चे, क्योंकि बच्चा पूरा फॉर्म हो चुका था, और पूरे बच्चे का हेड और पूरी लाश इसने झेल ली थी। और फिर इसने आवाज़ दिया मुझे, और फिर सिस्टरों को मैंने आवाज़ दिया। मैंने थोड़ा सिस्टरों को बोला, मैंने बोला आप कैसी सिस्टर हो, आप कैसे लोग हो, आप मदद नहीं कर सकते इतनी। फिर वो लोग आए, इसको अंदर सुलाया और पूरा फोर्सेप्स से बच्चे को बाहर निकाला। वो लड़का था हमारा, लेकिन मरा हुआ था। इस तरह से उसकी मिस डिलीवरी हुई। फिर क्या, वही वापस झगड़े फसाद भी चालू हो गए कि तूने वारस को दिया नहीं हमको, तूने ये नहीं करा, वो नहीं हुआ, तूने अपना ख्याल नहीं रखा, आज हमारा बेटा होता, ये वो। उस टाइम पर भी मैं उसके साथ खड़ा रहा। फिर 2-3 दिन ऐसे ही ट्रीटमेंट चली, रिज़ल्ट मिला नहीं। आखिरकार डिसीज़न लिया गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट चलती है, इंडियन गवर्नमेंट टीबी की ट्रीटमेंट करता है। फिर इसको यहाँ पर लाया गया, हमारे घर लाया गया, और बाकी की ट्रीटमेंट जो है उनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई। अब उस दरमियान उसको मानसिक परेशानी कैसे होती थी ये आप लोगों को मैं बताऊं। एक तो टीबी, अब घर वालों को दिमाग में ऐसा डाल दिया गया था कि टीबी एक चेपी यानी इन्फेक्शियस रोग है, यानी इसके पास किसी को जाना नहीं है, इसको छूना नहीं है, इसकी थाली में किसी को खाना नहीं है। इसको एक अलग से रूम में बंद कर दिया था। और टीबी के साथ साथ इसकी मिस डिलीवरी हुई थी। तो मिस डिलीवरी होने के कारण इसको अपशकुन गनते थे, ये अच्छा शगुन नहीं है, इसको अपशगुन गनते थे। तो लोग क्या करते थे, बाहर वाले लोग इसको देखने के लिए आते थे। हमारे वहाँ ऐसा होता है कि जिसको ऐसी बीमारी होती है, ऐसी तबीयत अच्छी नहीं होती, तो लोग परीखने जाते हैं। तो परीखने आते थे लोग, लेकिन आके ऐसा कुछ ताना मारते थे, इसका दिल टूट जाता था। ये पूरे केस में भी मैं इसके साथ खड़ा रहा। मैंने ज़िद पकड़ ली, मैं सोऊंगा तो इसके पास सोऊंगा, मैं खाऊंगा तो इसके साथ ही खाऊंगा, जो जिससे होगा वो तोड़ ले, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं इसके साथ ही रहा। तकरीबन ऐसा समझो कि पूरे 40 दिन इसको अलग रखा गया। इसका खाना भी अलग, इसका सोना रहना, इसका बाथरूम सब अलग। इसको घर में रूम से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। जब इसको बहुत मन होता था कि रूम से बाहर निकला, था मैं इसको हाथ पकड़ के, जब कोई नहीं रहता था घर पे, तब मैं इसको, या तो फिर सब सो जाते थे, तब मैं इसको घर पे घुमाता था। इसको मेरे रूम में आने की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन पूरे उसमें फिर मैंने क्या किया, जब टीबी डिपार्टमेंट में हम जाते थे मेडिसिन लेने के लिए, तो मैंने वहाँ पर ऐसी कंप्लेन करी। मैंने बोला देखो सर, मैंने बोला आप लोग पूरा स्टाफ पुलिस को लेकर हमारे घर आइए, और हमारे घर में ये ऐसा ऐसा चलता है कि भाई इसको परेशान कर रहे हैं, इसको टीबी होने के कारण इसको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, इसके पास किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, ये वो। आप मेरा नाम मत लेना,
आप ये मत बोलना कि मैंने ही कंप्लेन करी है, लेकिन आपको आप ऐसा बोलो कि हमें पता चला है कि इस घर में ऐसा होता है, तो आप ज़रा आके इन लोगों को धमकाइए। तो ये लोग आए शाम को, पुलिस को लेकर पूरा स्टाफ आया था, बड़े बड़े अफसर आए थे घर पे। इन लोगों ने सब लोगों को धमकाया, मम्मी को, पापा को, सब थे कि भाई देखो अगर अभी ऐसा होगा तो आपके ऊपर लीगली एक्शन लिया जाएगा। तब जाकर थोड़ा बहुत सुधार आया। तो ये कुछ हमारे ज़िंदगी में गमनाक वाक़या हुआ था। फिर उसको रिज़ल्ट मिला कुछ महीने, यानी फिर 40 दिन के बाद तो इसको घर में भी घूमने दिया गया, इसको आज़ाद किया। और फिर इसको धीरे धीरे रिज़ल्ट भी मिला। 1 साल के बाद हमारी चाँद सी बेटी पैदा हुई, वापस प्रेगनेंसी हुई, उसको हमारी बेटी हुई, फ़ातिमा नाम आया। मैंने बोला ही था ये सब है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मेरी मम्मी पापा गलत थे, या ऐसा नहीं बोलूँगा, फिर भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, वो बस लोगों के बहकावे में आके ये सब हो जाता था। उन लोगों का पापा तो फिर भी बहुत ख्याल रखते थे। मैं आज वो नहीं है हमारे बीच में, मैं बोलूँगा वो तो बहुत ख्याल रखते थे। कि मम्मी का नेचर थोड़ा ऐसा है कि वो बहकावे में आ जाती थी, ये परेशान फिर हो जाती थी और दूसरों को भी परेशान कर देती थी। अभी भी मगजमारी है। खैर, हमारे बीच का प्यार जो था उसके कारण हमारा रिश्ता आज तक मजबूत रहा। पता नहीं ये प्यार कहाँ चला गया है, ज़िंदगी के थपेड़ों में ये प्यार कहीं खो गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, हमारा रिश्ता आज भी टिका हुआ है, एक विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। विश्वास ऐसा कि हम दोनों एक दूसरे को हर बात शेयर करते हैं, हर बात, फाइनेंशियली हो या मेंटली हो या कोई और। लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक दीवार होती है, एक दीवार होती है, दीवार कितनी भी मजबूत होती है लेकिन एक बाल बराबर भी दीवार में गैप हो जाए या क्रैक हो जाए तो वो दीवार दीवार नहीं कहलाती है। हमारे रिश्ते में एक बाल बराबर, एक बाल, छोटा सा बाल बराबर स्पेस आ गई है। वो प्यार नहीं रहा है जो रहना चाहिए। बस, बाकी हमारे रिश्ते में सब कुछ है, दोस्ती है, विश्वास है, सब कुछ है। बच्चे भी अब है, बेटी मेरी 12 साल की हुई, बेटा मेरा 6 साल का हुआ, लेकिन वो पहले जो प्यार था उसमें बाल बराबर फ़र्क आ गया है। बस यही हमारी सच्चाई है। किसी और वाक़ये के साथ बाद में आऊँगा। बहुत लंबा मैसेज हो गया, शुक्रिया।